11 तक शायद कल हो गए थे। कंफ्यूजन ऐसा करते हैं, 12 नंबर से फिर से करा देते हैं। अब चूंकि कंफ्यूजन है तो 2 क्वेश्चन छोड़ने से ज्यादा अच्छा है कि 2 क्वेश्चन हम लोग ज्यादा लेके चले। जी, ऐसे मुझे भी लग रहा है 15 तक ही हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, 2 मिनट तो लगेगी। 12 से ही शुरू कर लेते हैं। कंफ्यूजन में क्या समय व्यतीत करने से अच्छा है कि उतना देर में हम लोग कर लेंगे। सवाल है 12 नंबर का। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गोंगली, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही विकल्प क्या होगा? आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फिर हम बता रहे हैं। सभी दिए हैं डी डी डी। महेंद्र मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर सही है। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसमें विकल्प है 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, 15 सितंबर 1958, 29 अगस्त 1960। इनमें से कोई नहीं या इससे अधिक? अब आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, फिर आगे हम देते हैं। एक स्टूडेंट बी दिए 6 अगस्त 1952 सही जवाब है। अब हम लोग आगे के सवाल में चलते हैं। दूसरा भी बी ही दिए। तीसरा सवाल है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रसन्ना कुमार टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट दिए है बी नंबर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाकी और कोई देना चाहेंगे? एक बी दिए है, एक बी दिए है। ठीक है, सभी बी दे रहे हैं, सही जवाब बी ही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कब किए थे इसकी स्थापना? 26 जुलाई 1876 को। 26 जुलाई 1876, 1876। किसके साथ मिलकर? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, ये भी सवाल आ सकता है किसके साथ मिलकर किए थे? आनंद मोहन बोस को। और बाद में क्या हुआ, इसको 1885 में किसके साथ इसको विलय कर दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी सवाल आ सकता है, तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ विलय कर दिया। ठीक, यहां तक कंप्लीट। अब हम लोग आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? फिर वही सवाल आ गया है, एक्चुअली ये सवाल बार बार आ गया है, इसमें रिपीटेड कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, 15 सितंबर 1958, 29 अगस्त 1960। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका तो अभी दे ही चुके हैं, 6 अगस्त 1952। काफी, ये 3 बार ये सवाल आ गया है एक ही सेट में। चलिए आगे का सवाल, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? ए जवाब दिए है एक स्टूडेंट, बाकी और कोई देना चाहते हैं?
एक दिए है बी रविंद्रनाथ टैगोर, जब बाकी और कोई? एक ए दिए, इसका हम बार बार बता चुके हैं, कई बार अब तक हमको लग रहा है। अब तक हम 4 से 5 बार जब से हिस्ट्री क्लास शुरू हुई है बता चुके हैं कि आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसी में वंदे मातरम गीत संलग्न है, ये भी सवाल आ जाता है किस उपन्यास में है। ये 1700 ईस्वी के दौरान जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, इसी सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया है। इस पे मूवी भी बनी है आनंद मठ पर, यूट्यूब में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर है। और इसमें जो वंदे मातरम गीत है, जिसको क्या हो गया था, कोप बन गया था, ब्रिटिश सरकार के लिए परेशानी का एक कारण बन गया था। तब क्या हुआ था, देसी प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा था, किसके द्वारा, लिखने द्वारा, जिसको कि बाद में रिपन हटाया। ये कई बार बता चुके हैं। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? पहला है 5 मार्च 1931, दूसरा है 6 मार्च 1931, तीसरा है 7 मार्च 1931, चौथा है 8 मार्च 1931, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दो स्टूडेंट जवाब दिए हैं ए, सही जवाब है 5 मार्च 1931। ठीक है, इसी समझौते के बाद क्या हुआ था, इस समझौते के बाद गांधी जी पर आरोप भी लगा था कि गांधी जी यदि चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन वह जानकर नहीं बचाए। लेकिन ऐसा कोई है नहीं, ये जानकारी का अभाव है, इतिहास की जानकारी का एक अभाव है। ऐसा नहीं है कि अब गांधी जी कहते और अंग्रेज झुक जाते। दूसरा क्या था कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब जो थे, अंग्रेज को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे ही, भारत में ही परेशान नहीं किया, इन लोगों को वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परेशान किया। जैसे भगत सिंह के पर जो केस चला, उस केस पर उसका एक बुक बना हुआ है, उस बुक को कभी पढ़ेंगे तो उसमें भगत सिंह का जीवनी भी और उसका पूरा केस का वृत्तांत है अच्छे से कि केस में क्या क्या हुआ। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह अपनी सजा से पहले, आपको बता दें प्रीवी काउंसिल होता था उस समय इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल होता था, इसमें क्या होता था, इसमें जितने भी उपनिवेश होते थे ब्रिटेन के, वो सबका ये क्या हुआ, न्यायालय हुआ। और वो एक तरह का कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का सुप्रीम कोर्ट था, यानी कि जो भी ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश था उसका वो सुप्रीम कोर्ट हुआ। क्योंकि यदि जैसे अभी आपको दिल्ली गए सुप्रीम कोर्ट में, आपको कोई फैसला, आपको जो सुप्रीम कोर्ट दे दिया, तो अब उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं, बाकी और कहीं नहीं जा सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रीवी काउंसिल में भी जाया जाता था। ये इंग्लैंड का सभी देशों के लिए रखा गया था। तो भगत सिंह लोग, ये लोग सोचे कि भाई हम लोग फांसी में तो चढ़ जाएंगे, लेकिन फिर दुनिया जाने, चढ़ने का फायदा क्या हुआ, जो सोचे उसका तो ये होना चाहिए ना। तो इन लोगों का था कि नहीं, ये चीज दुनिया के सामने लाना है कि हम भारतीय के साथ अंग्रेज कैसा कैसा कर रहा है। और हम लोग जो भूख हड़ताल किए हैं, 114 दिन कहा जाता है कि लंबा भूख हड़ताल किए थे इन लोग सब मिलके, बाद में सब एक एक करके आते गए। तो ये दुनिया का इतिहास का सबसे लंबा भूख हड़ताल था। और ये कहा कि इतना ज्यादा त्याग करने के बाद फिर मिलेगा क्या, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे लाओ, प्रीवी काउंसिल में अपील करो। क्यों? क्योंकि ये तो इंग्लैंड का एक तरह का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इंग्लैंड का, और यहाँ पर पूरी दुनिया का प्रेस आता है, क्योंकि हर देश जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश है, सारी दुनिया, उसका जो टोटल उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी का न्यायालय यहीं पर है, सब यहाँ आता है, इस पे सबकी नजर रहेगी। तो यहाँ जो केस जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि दुनिया के हर देश में क्या हो जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा। और इससे एक फायदा क्या होगा, जब अन्य उपनिवेश में भी ये बात जाएगी, ब्रिटेन का अन्य उपनिवेश
जिसको वो गुलाम बनाए हुए है, वहां भी जब ये बात पहुंचेगी कि नहीं भारत में क्रांतिकारी ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें एक जोश आएगा। वो लोग भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आएंगे, ब्रिटिश सरकार झुकेगी जब सारी दुनिया एक साथ आ जाएगी। तो इसलिए ये लोग प्रिवी काउंसिल में अपील किया। अब प्रिवी काउंसिल में इन लोगों को ये दिक्कत था कि वहां पर आप अपील कैसे करते, मान के चलिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, वहां उसको फांसी का सजा दिया, हाई कोर्ट आया, तो हाई कोर्ट में वो क्या अपील करता है कि हमको फांसी का सजा से या तो हमको हम निर्दोष है, निर्दोष साबित किया जाए, या फिर अगर अगला एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हमसे गलती हुई है, तो हाँ हमसे गलती हुई है लेकिन हमको जीने का एक मौका दिया जाए, यानी फांसी की सजा कम किया जाए। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो वहां भी यही कहते हैं। तो अब सवाल था कि अगर प्रिवी काउंसिल जाते और वहां वो कहते भगत सिंह लोग कि नहीं हमको सजा माफ किया जाए, तो फिर क्या होता, फिर उसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार नकारात्मक प्रचार करती कि देखो ये लोग डर गया, ये लोग जो अपने आप को देशभक्त कहते थे कि हम देश के लिए मर सकते हैं, ये लोग डर गया, ये लोग सिर्फ क्या है, लुटेरे है, बदमाश है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो क्रांतिकारी होते थे उनको क्या कहते थे, लुटेरे, डाकू लुटेरे कहते थे। तो फिर ब्रिटिश सरकार को एक मौका मिल जाता इनको बदनाम करने का, सारा मेहनत चला जाता। तब भगत सिंह क्या किए, भगत सिंह लोग यहाँ अपील किए कि हमारे साथ भारत में ब्रिटिश सरकार बहुत ही अमानवीय स्थिति में रख रही है, भोजन यहाँ सही से नहीं देते हैं, रहने को ना भोजन पानी कुछ भी सही से नहीं देते हैं, जिसके कारण हम लोग भूख हड़ताल किए, हम लोग बहुत ही अमानवीय प्रताड़ना के साथ गुजर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को गोली मार दिया जाए, हम लोगों को गोली मार दिया जाए। इससे एक तीर से दो शिकार हो गया, पूरी दुनिया में बात भी फैला दिया। दूसरा क्या फायदा हो गया उनको कि कोई ये भी नहीं कह सकता था ब्रिटिश सरकार कि भगत सिंह डर गया या झुक गया और वो माफी के लिए आगे गया, वो क्या कहा, गोली मार दीजिए। और ये बात क्या हुआ, भावनात्मक कर दिया। और यहां से क्या हुआ, भगत सिंह का चर्चा पूरी दुनिया में फैला, पूरी दुनिया का प्रेस मीडिया का क्या हुआ, भारत की ओर ध्यान आया। यही वजह है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक दिन पहले जो फांसी दिया गया था, रीजन यही था, पूरी दुनिया का दबाव आ चुका था ब्रिटिश सरकार पे, प्रेस आ रहा था देखने के लिए कि क्या सच में ऐसा कोई ऐसा हो रहा है, कहाँ रखा है इन लोगों को, कैसा भोजन दिया जा रहा है। और सारी दुनिया को, यूरोप के जो अन्य देश थे उसको भी तो ब्रिटेन से जलन था ही, वो सब तो चाहता ही था किसी तरीके से भारत स्वतंत्र हो ब्रिटेन से, क्योंकि यहाँ काफी संसाधन है, सबको व्यापार करने का मौका मिलेगा, ब्रिटेन किसी को तो देगा नहीं। तो गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी पर यह आरोप लगाया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, इस प्रकार का कोई भी ये नहीं हुआ था। लेकिन एक होता है ना कि राजनीति बना दिया गया है। वास्तव में क्या है, जो लोग थे, चाहे गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। सुभाष चंद्र बोस ही हैं, वो आखिरी क्षण तक गांधी जी को सम्मान दिए, यहाँ तक कि जब वो आजाद हिंद फौज भेजे तो वहां भी वो यही बात बोले थे कि आपको वहां गांधी जी के ही नेतृत्व में काम करना है। लेकिन क्या है ना, एक यहाँ पर गुट बना दिया है कि अगर हम सुभाष चंद्र बोस को हीरो मान रहे तो मेरे नजर में गांधी विलेन है, अगर हम भगत सिंह को मान रहे तो गांधी विलन, हम गांधी को मान रहे तो भगत सिंह विलन, कोई दोनों को विलन मानता है। प्रॉब्लम, समस्या यही है, खुद आज तक देश के लिए जो होगा ना, 1 रुपया दान भी नहीं किया होगा, लेकिन आपस में एक अपना वर्चस्वता के लिए हाँ मेरा वाला ज्यादा हीरो है, तो ये एक समस्या है। और गांधी इरविन समझौता के ही बात क्या हुआ था, फिर गांधी जी इस समझौता के ही कारण थोड़ा सा नरम पड़ा था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने गए थे, लेकिन कोई परिणाम निकला नहीं था। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें और भी बड़े बड़े नेता गए थे, जैसे जिन्ना भी गए थे, अंबेडकर जी भी गए थे, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। सबका आपस में क्या हो गया, सारे भारतीयों का आपस में ही मतलब मतभेद रहा, विवाद नहीं कहेंगे, मतभेद जरूर रहा। अब हम लोग आगे चलते हैं अगला सवाल में, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई, किस तारीख को दी गई। पहला विकल्प है 19 मार्च 1931,
दूसरा विकल्प है 23 अप्रैल 1931, तीसरा है 23 मार्च 1931, चौथा है 14 मार्च 1931, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट दिए है सी 23 मार्च 1931, बाकी और कोई? दूसरा सी दिए, तीसरा भी सी दिए, सब सी। सी इसका सही उत्तर है, लेकिन किसकी हत्या के आरोप में दिए थे? जॉन सैंडर्स। जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में दिए थे। वास्तव में इसको 24 मार्च को देना था, लेकिन जैसा भी बताए दबाव में 23 मार्च को दे दिए। और साथ में किसको दिए थे? इसके साथ में भगत सिंह के साथ ये भी आएगा, राजगुरु सुखदेव। ठीक। लेकिन जब बम असेंबली वाला, जब असेंबली में जब बम कांड किए थे, तो उस समय भगत सिंह के साथ ये दोनों नहीं थे। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आता है। उस समय थे बटुकेश्वर दत्त, और बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दिया गया था। बाद में कहा जाता था कि इसको जेल में ही रखा गया था। ब्रिटिश सरकार इस तरीके से रखी थी कि ये पूरी तरह से बीमार पड़ गई थी। और जब देश स्वतंत्र हुआ, जब ये बाहर निकले, तो बीड़ी फैक्ट्री में इसको काम करना पड़ा और ये काफी बीमार हो गए। अंत में ये अस्पताल में भर्ती हुए, और जब तक ये जीवित रहे, कहा जाता है कि भगत सिंह की जो माँ है, इसका उसके अस्पताल में इसका सेवा करते रहे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस तरीके से इसको प्रताड़ना दिए इन लोगों को, मतलब जानबूझकर कि इसका पूरा बीमार हो गया, नहीं तो शरीर को पूरी तरह से छन्न भिन्न कर देना। और कहा जाता है बीड़ी फैक्ट्री में भी ये काम किए थे। तो ये बहुत ही एक, मतलब क्या कह सकते हैं, भारत के इतिहास की बात का एक बहुत शर्मनाक घटना रही कि जो देश के लिए इतना कुछ किए, उनको भी स्वतंत्रता के बाद भी वो सम्मान नहीं दे पाए। इससे समझ सकते हैं कि भले ही 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन जो अंग्रेजियत है, जो इस देश में अंग्रेजियत है, वो बनी रही। इसी से ये कह सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन एक चीज के लिए कल बताए थे, वो हुआ था कि यहाँ पर स्वराज की परिभाषा को परिभाषित किया गया था। लाहौर अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था कि स्वराज, अब पूर्ण स्वराज लेना है, और यहाँ पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया था कराची अधिवेशन में। और इसका कल भी इसका उत्तर जो है आप लोगों को, पहला विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा पंडित मदन मोहन मालवीय, चौथा डॉक्टर M.A. अंसारी, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कल इसका जवाब कई बार दिए हैं, अब बताइए आप लोग। कराची अधिवेशन। एक स्टूडेंट जवाब दिए ए, बाकी कोई? दूसरा भी ए दिए, और कोई? और कोई जवाब देना चाहेंगे? ए इसका सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें खास बातें क्या रही थी? स्वाधीनता की परिभाषा को परिभाषित किया गया, साथ में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। खासकर जो धर्म जाति ये सब का भेदभाव पर कहा गया कि प्रस्ताव पारित किया गया था इसी अधिवेशन में। ये दो इसका खास बात था। और उद्योग का विकास को भी लेकर के भी इस पे चर्चा हुआ था कि भारत का औद्योगिक विकास किस प्रकार हो, आर्थिक क्षेत्र से, उद्योग से मतलब आर्थिक क्षेत्र को लेकर के भी हुआ था। तो इस वजह से कराची अधिवेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और सबसे खास इसका है कि ये एकमात्र अधिवेशन है जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता किए। अब अगला सवाल,
अगला सवाल है 1920 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? फ्रैंक बेसेंट, हेलेना ब्लावाटस्की, चार्ल्स नोल्टन, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट जवाब दिए है डी, बाकी और कोई? दूसरा भी दिए डी, तीसरा भी डी, डी दे रहे हैं, डी सही है, एनी बेसेंट किए। अब अगला सवाल है 21 नंबर का, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू लिखी गई है? यानी इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? द्वारा यहाँ छोड़ दिया गया। ठीक, तो इसका विकल्प है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, ए पैसेज टू इंडिया, स्वराज, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? ए जवाब दे रहे हैं सभी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया सही जवाब है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हैं नेहरू जी ने, और इनको एक बार आप लोग पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस पर राज्यसभा टीवी द्वारा प्रोग्राम भी बनाया गया, डॉक्यूमेंट्री बनाया भी गया है। ये नाम है भारत एक खोज, भारत एक खोज, यूट्यूब में उपलब्ध है, इसको आप लोग देखा कीजिए। करीब 60 एपिसोड है, इसको देखिए। ये आप लोगों को कहते हैं ना दूरदर्शिता और दर्शन का समझ को मजबूत करेगा, जो कि आंसर राइटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूरदर्शिता और दर्शन के समझ को मजबूत करेगा, साहित्य का भी समझ को मजबूत करेगा अगर पढ़ते हैं तो, और देखते हैं तब भी। साथ में कंसेप्ट समझने का कि भारत में आखिर ये जो शासन व्यवस्था है कि इसका कंसेप्ट को भी समझने में काफी आसानी मिलेगी, है ना। ये 60 एपिसोड में होंगे, और बुक पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है। बुक इसका पीडीएफ में भी मिल जाता है, आप लोग जैसे गूगल में सर्च करेंगे भारत एक खोज हिंदी में या डिस्कवरी ऑफ इंडिया हिंदी में मिल जाएगा। करीब 400 से ज्यादा पेज है, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और अच्छा रहेगा। इससे आप लोगों का जैसे बुक पढ़ते हैं तो हिंदी का भी जो नॉलेज है ना, हिंदी शब्दों का भी भंडार बढ़ेगा। और आंसर राइटिंग में हमेशा याद रखिएगा, भाषा शैली और शब्दों का भंडार मायने रखता है। आपके पास जितना अच्छा भाषा शैली है और जितना शब्दों का भंडार है उतना अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 22 का क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ठीक, विकल्प है इसका सी आर दास, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, एस एन बनर्जी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आप लोग जवाब दीजिए पहले, फिर हम बताते हैं। कोई नहीं दे रहे हैं। एस एन बनर्जी इसका सही जवाब है। ठीक है, सवाल था इंडियन लिबरल फेडरेशन कौन किए हैं, इसकी स्थापना एस एन बनर्जी। अब हम लोग 23 में चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? ए महात्मा गांधी ने सही जवाब है, 1942 में। अब आगे का चलते हैं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? पीसी राय, जेसी बॉस, सीवी रमन, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? महात्मा गांधी सही जवाब है, सभी डी दे रहे हैं। महात्मा गांधी ने दिया था, कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के, यहाँ कराची कर दिया है टाइपिंग में, ऑफिस में है, यहाँ कांग्रेस होगा, कराची नहीं होगा, कांग्रेस होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एससी बोस, जेएम सेनगुप्त, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट दिए है बी। बी इसका सही जवाब है। अच्छा, एक चीज आप लोग गौर किए हैं, जैसे ये सवाल है इससे पहले भी आ चुका है और भी कई सवाल है पहले भी आ चुका है, ये दोबारा क्यों दिया गया है? इसके देने के पीछे एक कारण था, ये अब मुझे याद आए, ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट रट तो नहीं रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक जगह है लेकिन ज्यादातर का विकल्प बदला हुआ है। विकल्प का जैसे ये वहां पर वल्लभ भाई पटेल ए नंबर में होगा, तो विकल्प बदला गया है और ये जानबूझकर एक तो रिवीजन जो मेन है, एक्सेल में ये सब मेन भी है, बार बार आते हैं, और दूसरा ये चेक करने के लिए भी कि कहीं रटने वाला प्रक्रिया तो नहीं रखे हैं, और ये गलत है। रटने वाला प्रक्रिया उनके लिए होता है जिनके पास अब समय नहीं है और कोई मौका ही नहीं है, तब है कि हाँ रटते जाओ। अगला सवाल है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? दांडी मार्च, बिजोलिया आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, काकोरी कांड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट जवाब दिए है सी, एक दिए है ए। इसका सही जवाब है सी, बारदोली सत्याग्रह। दांडी मार्च में तो गांधी जी के नेतृत्व में हुए थे, काकोरी कांड तो क्रांतिकारियों का द्वारा था। ठीक, बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ था? जून 1928 में। कब? जून 1928 में गुजरात में हुआ था, जो एक प्रमुख किसान आंदोलन था। और इसके बाद ही क्या हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्चुअली क्या था कि उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों में 30% की वृद्धि कर दी थी। कितना? 30% तक की वृद्धि कर दी थी प्रांतीय सरकार ने। ठीक है, इसमें तब इसको लेकर क्या कि पटेल जो है इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किए। सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कई अंग्रेज सरकार कठोर कदम उठाए, लेकिन क्या हुआ, अंत में विवश होकर के उसको किसानों से माफी मांगनी पड़ी, और एक न्यायिक अधिकारी बूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने सभी मामलों की जांच कर 22% वृद्धि को गलत ठहराते हुए 6.03% किया। कितना किया? 6.03। कहा कि 6.03 ही बढ़ेगा, काफी ज्यादा हो चुका था, इसको 6.03 लाया। ठीक, 30% तक वो किया था, उसके बाद जो है 22 तक वो लागू किया। अब इसको कहा कि नहीं 6.03 करना है। और इसी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था? एक उपाधि मिला था। कौन सा उपाधि मिला था इस आंदोलन के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को? कोई बताएंगे? ये भी सवाल आ सकता है, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि मिली थी? उसके नाम में ही वो उपाधि लगा हुआ है।
सरदार की मिली थी, इसी के बाद सरदार की उपाधि मिली थी। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो याद रखिएगा बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 28 जून 1928 में। जून 1928 में। कहां से इसका संबंध है, किस राज्य से? गुजरात से। अब अगला सवाल, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, राजकोट, वर्धा, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आप लोग जवाब दीजिए। सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, राजकोट, वर्धा, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? बहुत आसान उत्तर है इसका, फिर भी आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। दांडी यात्रा के दौरान भी ये समझ बताए हैं, जब दांडी यात्रा वाला सवाल आया था। चलिए, एक स्टूडेंट जवाब दिए है डी, इतना देर में। डी इसका सही जवाब है, अहमदाबाद। अब अगला सवाल, त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आप लोग जवाब दीजिए पहले। काफी देर लगा रहे आज जवाब देने में। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका जवाब है सी नंबर, राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसमें हुआ क्या था, सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब इसमें जो कांग्रेस अध्यक्ष ये बने, ठीक, तो इसको क्या हुए, गांधी जी के जो पसंद के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, उसको हरा करके बने। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हरा के बने। तो उसको जो हरा कर बने तो गांधी जी क्या हुए, वो इसको व्यक्तिगत हार बता दिया, वो उसको अपना व्यक्तिगत हार बताए। और इसके बाद क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस क्या किए, वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। कुछ उसको कांग्रेस पार्टी में, जिसके कारण क्या हुआ, उसके विरोध में भी कई लोग खड़े होने लगे, उसके बातों को नहीं मानने लगे या उसके बात से हट करके काम करने लगे। तो वो क्या किया, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिए तो गांधी जी से पूछे, चलिए, अब पट्टाभी सीतारमैया बनना नहीं चाहते थे क्योंकि वह हार चुके थे, वो अपना सम्मान के लिए बनना नहीं चाहते थे। और सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए गांधी जी की बात पे सम्मान रखते हुए। अब आया सवाल कि फिर किसको, तो अब गांधी जी किसी का नाम सुझा ही नहीं रहे। तब लास्ट में क्या हुआ, ये उस समय संकट का दौर था, तब उस समय तब कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर बने। ठीक है, समझ गए? अब अगला सवाल चलते हैं।
तो राजेंद्र प्रसाद इसमें बने थे। इसकी कब की है घटना? 1939 की। अब अगला सवाल, किसने सुझाव दिया था? यहाँ किसने होगा, कितने कर दिया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आप लोग बताइए। तीन स्टूडेंट जवाब दिए हैं ए, चार स्टूडेंट दिए हैं ए, एक दिए है डी, यानी माउंटबेटन की बात कर रहे हैं। माउंटबेटन ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय कांग्रेस, अंग्रेज है इसलिए दिए कि अंग्रेज ही सुझाव दिया होगा। फिर तो नाम सुन के आप और चौंक पड़ेंगे। महात्मा गांधी सुझाव दिए थे कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी का कहना था जिस उद्देश्य के लिए कांग्रेस की स्थापना किया गया था वह हो चुका है, अब इसको समाप्त करके नई पार्टी बनाया जाए नई विचारधारा के साथ, और स्वतंत्र किया जाए कि हर व्यक्ति जो जैसा पार्टी बनाना चाहे अपनी विचारधारा के साथ, और सभी विचारधारा की पार्टियों को महत्व दिया जाए। क्योंकि एक ये लगा हुआ था कि कांग्रेस ही देश को आजाद कराया, जिसको कि बाद में कांग्रेस पार्टी जम के भुनाया भी इस चीज को। तो गांधी जी इसके विरोध में थे, और जब जिस प्रक्रिया से देश आजाद हो रहा था गांधी जी उसके समर्थन में नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि इस प्रकार की आजादी से उसको विरोध में थे। वास्तव में आजादी को लेकर के गांधी जी खुद कंफ्यूज थे। एक तरफ वह समर्थन कर, मतलब वह जो भी निर्णय ले रहे थे वो होता व्यवस्था पूर्वक। तो इस पे भी चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे पता चला 2 क्लास चला जाएगा। तो उन्होंने ही ये सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। इसका उद्देश्य था कि अब जिस उद्देश्य से, उसका कहने का मतलब था कि जिस उद्देश्य से कांग्रेस बनाया गया वो उसका अब हो चुका है था, अब नए प्रकार से आया जाए, सब कुछ नए प्रकार से लाया जाए। अब अगला सवाल है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विकल्प है चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, आगा खान, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? 3 स्टूडेंट जवाब दिए हैं ए, यानी चौधरी रहमत अली सही जवाब है। चौधरी रहमत अली ने ही इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। और ये वीवीआई सवाल है, आते रहता है बीपीएससी में इस प्रकार का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? यानी इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ठीक, पहला है चित्रा, दूसरा है चित्रागंधा, तीसरा है कपाल कुंडला, चौथा गोदान, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? 1-2 स्टूडेंट जवाब दिए हैं डी। इसका जवाब है अंघ, गौ और घो, गौ और घो दोनों ही नहीं है। कपाल कुंडला कौन लिखे है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कपाल कुंडला इसको भी लिखे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, और गोदान तो जानते ही हैं, प्रेमचंद, काफी अच्छी उपन्यास है। देखिए ये सब जो प्रमुख उपन्यास है ना, जो प्रमुख साहित्यकार हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, प्रेमचंद हुए, शरतचंद हुए, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय हुए, ये सब का आपको पढ़ना चाहिए। जब भी मौका मिले इन लोगों का साहित्य पढ़िए,
इससे हिंदी का भाषा शैली का भी आप लोगों का सुधार होगा, शब्दों का भी ज्ञान बढ़ेगा। साथ में ये लोग उस समय अपने रचना को किए जबकि भारत दो दौर से गुजर रहा था, कह सकते संक्रमण का दौर से गुजर रहा था। एक तरफ आजादी से निकल रहा था और नए भारत का रचना भी करना था, और नए भारत की रचना कहीं ना कहीं इन लोगों की ही कल्पना पर किया गया। तो इससे आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा, जो वर्तमान भारत की जो परिस्थितियां इसे समझ में आएगी। और ये लोग वो उपन्यासकार है जिनके उपन्यास पढ़ने पर पता चलेगा कि लगेगा जैसे आज की ही एक घटना है, क्योंकि ये लोग क्या है, पूरी तरह से नेचुरल जो होता है ना, नेचुरल विषय पर लिखा है, एक प्राकृतिक विषय जिसको कह सकते हैं। कोई बनावटी नहीं, थ्रिलर वगैरह कुछ नहीं, नेचुरल विषय पर, जो कि मानव समाज का क्या है, जीवन का एक हिस्सा है, उन चीजों से लिखे जो कभी नहीं बदलेगा। भले ही कितनों टेक्नोलॉजी आ जाए, कितनों टेक्नोलॉजी आ जाए, लोगों का जो लालच है, जो ईर्ष्या है, जो जलन वाला भाव, वो तो समाप्त नहीं कर सकता है कोई टेक्नोलॉजी। कितनों भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जो मानव मानव में भेद की भावना है वो समाप्त नहीं करेगा, और जिसमें नहीं है तो नहीं रहेगा, चाहे कितनों टेक्नोलॉजी आ जाए। यानी दोनों बात है। तो ये लोगों का उपन्यास उन्हीं पर आधारित होता था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति पर। ये कभी नहीं बदलेगा। 50 साल बाद भी कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हम आज के ही कहानी को पढ़ रहे हैं। तो इन सब का उपन्यास को पढ़ा कीजिए जब भी मौका मिले। इससे आप लोगों का आंसर राइटिंग में काफी हेल्पफुल रहेगा। अब अगला सवाल, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? सवाल है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत में वायसराय कौन था? विकल्प है लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड एम हर्स्ट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। डी जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग भी जवाब दीजिए। और कोई जवाब देंगे? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43 तक यही रहे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, 36 से 43 तक। ये बताने का मतलब है कि जैसे आपसे सवाल आ जाएगा, जब कुछ भी ऐसे इससे संबंधित द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ उस समय कौन था वायसराय? यही था। जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी नई पार्टी की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, उस समय कौन थे? तो यही था। तो इससे 36 से 43 से रिलेटेड इस प्रकार का कोई भी है। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उस समय कौन थे वायसराय? तो यही थे। तो इस प्रकार से भी घुमा फिरा करके जैसे आया कि क्रिप्स मिशन के समय कौन था, तो इस प्रकार से घुमा फिरा के दे सकते हैं कि कौन सा कब था। जैसे कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, तो ये सबको ध्यान में रखिएगा। कौन सा वायसराय, जो प्रमुख प्रमुख वायसराय है उसको आपको याद करना है। इसका एक अलग से बना भी हुआ है, वेबसाइट में मिल जाएगा, पीटी फैक्ट्स 5 में मिल जाएगा, 5 या 4 में, जिसमें सारे वायसराय का डिटेल दिया हुआ है। किस वायसराय, कौन सा वायसराय या कौन सा गवर्नर जनरल कब आया, और उनके शासनकाल में कौन कौन से प्रमुख फैसले लिए गए या प्रमुख कार्य किए गए, पूरा विस्तार से दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब अगला सवाल है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? विकल्प है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट दिए है 1 बार, दूसरा भी 1 बार, बाकी कोई? सवाल है, गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने?
सब ए ही दे रहे हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट डी दिए हैं। ए सही जवाब है, एक बार ही बने हैं, लेकिन कब बने थे? कब बने थे और कहां बने थे, ये भी सवाल आ जाए तो इसका जवाब दीजिए। और कौन सा सेशन था? 1924 में बने थे, 39वां सेशन था। ठीक, 39वां सेशन था, 1924 में बने थे। कहां बने थे? कहां बने थे? बेलगांव सही जवाब है, बेलगांव में बने थे। और बेलगांव ही वो जगह है जहां की तिलक क्या किए थे अपना, यहीं पर होम रूल लीग आंदोलन छेड़ा था, यहीं से 1916 में बेलगांव से ही बाल गंगाधर तिलक क्या किए थे, होम रूल आंदोलन जो है, होम रूल लीग का आंदोलन यहां से छोड़े थे, यहीं से छेड़े थे वो। ठीक, यहीं से शुरुआत किए थे। और यहीं पर गांधी जी 1924 में 39 कांग्रेस का 39वां सत्र में क्या किए थे, अध्यक्ष बने थे, जो कि एक बार ही है, एकमात्र ही है। और बेलगांव में जो जो कांग्रेस सत्र हुआ था, अधिवेशन हुआ था, वो क्या है, वो कर्नाटक में एकमात्र हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इससे कई प्रकार के सवाल आ गए। कितनी बार बने? एक बार बने। कब बने? 1924 में। कौन सा था अधिवेशन? 39वां था। कहाँ? बेलगांव में। बेलगांव का और एक खासियत क्या है कि यहीं से 1916 में क्या कौन, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग का आंदोलन को यहीं से शुरुआत किए थे। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट नोट रखिएगा। अब अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? विकल्प है खुदीराम बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है बी, बाकी कोई? भगत सिंह इसका सही जवाब है। ठीक, अब अगला सवाल चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ध्यान रखिएगा, नहीं था नहीं पूछ रहा, नहीं था। पहला विकल्प महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प बी आर अम्बेडकर, तीसरा विकल्प जवाहरलाल नेहरू, चौथा सरदार पटेल, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब बताइए आप लोग, कौन नहीं था? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट डी दिए है सरदार पटेल, दूसरा भी डी दे रहे हैं। इसका सही जवाब होगा बी नंबर, बी आर अम्बेडकर। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अम्बेडकर जी का कांग्रेस से, गांधी जी से 36 का आंकड़ा था। बहुत कम ही होगा जहां दोनों एक रहा हो। संविधान बनाते वक्त भी काफी विवाद हुआ है, संविधान बनाने के दौरान भी काफी विवाद हुए हैं कांग्रेस और अम्बेडकर जी में। एक बार तो इस्तीफा देने की स्थिति आ गई थी, खासकर हिंदू कोड बिल में। और एक चीज याद रखिएगा, आपको याद होगा जब सरदार पटेल का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का ये किया गया था, बनाने का काम शुरू हुआ था, उस समय एक दौड़ शुरू किया गया था उत्तराखंड या कहीं से, एक दौड़ शुरू हुआ था। और उस दौड़ में शुरुआत, उस दौड़ का उद्घाटन कौन किए थे? नरेंद्र मोदी ही किए थे, उनके ही
जन्मदिन के अवसर पर 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर को ही क्या है, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उसकी हत्या की गई थी। ये दोनों चीज को याद रखिएगा। इसमें एक बार विवाद भी हुआ था कि बीजेपी की जब सरकार बनी थी तो वो आ गया, वो विज्ञापन दे दिया था, हमारा पटेल आपकी गांधी, आपका गांधी, जिसपे कि कांग्रेस पार्टी भी ऑब्जेक्शन लगाया कि पटेल सिर्फ आपका कैसे, गांधी सिर्फ, इंदिरा गांधी सिर्फ हमारा कैसे, जब वो देश की प्रधानमंत्री। तो उस समय जो 31 अक्टूबर को दौर शुरू किया था, तो नरेंद्र मोदी अपने भाषण में एक बात बोले थे, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जैसे रामकृष्ण परमहंस किसके बिना अधूरा है, स्वामी विवेकानंद के बिना अधूरा है, स्वामी विवेकानंद के बिना अधूरा है, वैसे ही महात्मा गांधी सरदार पटेल के बिना अधूरा है। तो गांधी और पटेल की महत्ता को समझ लीजिए एक लाइन में, इतना ही, और ये परफेक्ट बात भूले गए हैं। तो उसमें बोले थे, तो इसलिए ये सब चीज में जब भी विवाद, दोनों जब भी देखिए, याद रखिएगा, अंबेडकर जी का गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से सामान्यतः 36 का ही आंकड़ा चलता था, बहुत कम होता था, जबकि दोनों में एक मत आता था। ठीक, बाकी सब जगह उसका 36 का ही आंकड़ा था लगभग। और सरदार पटेल और गांधी जी में काफी अच्छा संबंध था। शुरुआत में दोनों विरोध में थे। सरदार पटेल शुरुआत में गांधी जी को तवज्जो नहीं देते थे। जब वो अफ्रीका से आए थे, सीधा साधा व्यक्ति थे, सिंपल तरीके से रहते थे, बकरी पालते थे, एक आश्रम में रहते थे, तो उनको लगा क्या कि ये जो है ना, हवा बना दिया है, अफ्रीका में ऐसे कुछ किया होगा, थोड़ा बहुत सफलता मिला होगा, इसका हवा बना दिया होगा, ये आदमी अंग्रेज से क्या लड़ेगा। उनका चूंकि बात भी थोड़ा अलग होता था, काम करने का तरीका अलग होता था। लेकिन जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी सफल हुए, उसके बाद फिर सरदार पटेल क्या हो गए, गांधी जी के बहुत करीब हो गए, और गांधी जी के ही सम्मान में क्या किए थे सरदार पटेल, प्रधानमंत्री पद से अपना दावेदारी वापस ले लिए थे। अब अगला सवाल है, इसको समाप्त ही कर देते हैं, और 15 सवाल है, ये सेट पूरा समाप्त ही कर देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? चैम्बरलेन, मैकडोनाल्ड, चर्चिल, किलमेंट एटल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? फटाफट बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, स्वतंत्रता के समय नहीं। एक दिए है एटल ने, इटली होगा, यहाँ से एटल कर दिया है। उस समय चर्चिल थे, आंदोलन के समय चर्चिल थे, क्योंकि विश्व युद्ध शुरू हो रहा था। चर्चिल जो है उसका अपना एक अलग ही राजनीतिक इतिहास है। चर्चिल को इंग्लैंड में सब कोई पहले नापसंद करता था, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में कहा जाता है चर्चिल एक युगांतकारी घटना रही। पहले क्या था, चर्चिल से पहले सामान्यतः जो प्रधानमंत्री पद था वो था कि वो जनता द्वारा एक मंत्री परिषद का मेन है वो, और सामान्यतः क्राउन के अधीन ही माना जाता था। चर्चिल जब आया तो वो पावर दिखा दिया, प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का धन, रूस का ताकत और ब्रिटेन का दिमाग लड़ा था हिटलर के खिलाफ। वो जो ब्रिटेन का दिमाग कहा जाता है ना, वो चर्चिल के ही खिलाफ। तो पहले इसको सब नापसंद करता था। चर्चिल का कहानी जैसे बहुत कोई मोदी से भी जोड़ता है, तो एक स्तर पे सही है। किस स्तर पे सही है कि चर्चिल का भी क्या था कि पहले सब उसको, पूरा देशवासी, हर पार्टी उसको नापसंद करता था, उसकी पार्टी का भी लोग। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कहा कि अब चर्चिल जैसा ही व्यक्ति का जरूरी है, उसको बनाया। चर्चिल को वो क्या किया, पीएम बनाया, और चर्चिल वहां के प्रधानमंत्री पद का परिभाषा ही बदल दिया। वो पावर दिखा दिया कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्या कहे और क्या कर सकता है। और वो भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ थे, स्वतंत्रता देने की, इस वजह से उसको हटाने का एक ये भी कारण है। और दूसरा, काम निकल गया, जिस उद्देश्य से उसको लाया था वो पूरा हो गया, कहा कि अब इसको हटा दो। और वही चीज चूंकि मोदी में भी वो चीज देखा गया, जब मोदी प्रधानमंत्री पद में आए थे तो उस समय कुछ कंपैरिजन किया जा रहा था। रीजन क्या है कि मोदी का भी पहला यही था कि 2014 तक कहिए या 2013 तक इस देश में अधिकांश पार्टी
अधिकांश व्यक्ति उसके खिलाफ थे। कई पार्टी खुद थे जो कि मोदी के ही कारण क्या हुए थे, एनडीए के घटक से अलग हुए थे, लेकिन फिर मोदी के ही नाम पे जुड़ गए, जैसे कि बिहार से ही रामविलास पासवान। तो यही कहानी चर्चिल के साथ भी हुआ था उस समय। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। विकल्प है इंडियन ओपिनियन, न्यूज हरिजन, अफ्रीकन, नवजीवन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका कौन सा जवाब होगा, जल्दी दीजिए। इसका सही विकल्प है इंडियन ओपिनियन। ठीक, अब हम लोग अगला चलते हैं 38। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिथगो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जवाब दीजिए फटाफट। एक स्टूडेंट दिए है ए, बाकी कोई? ऑप्शन है इरविन, वेवेल, कर्जन या लिथगो। 1930 की बात है तो सिंपल है, इरविन ही होंगे। वेवेल, कर्जन या लिथगो तो उस समय आसपास भी नहीं थे। तो इसका सही जवाब हो गया ए नंबर, यानी कौन नंबर, लॉर्ड इरविन। अगला सवाल है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? क्योंकि बिहार से है राजेंद्र प्रसाद, तो मे भी आ जाए यूपीएससी में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विकल्प है रक्षा, विदेश मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य व कृषि, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है खाद्य व कृषि, और नेहरू जी उसमें उपराष्ट्रपति थे। अब अगला सवाल है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका पूरा, तो कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? दिल्ली, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है ए, दूसरा दिए है बी, बाकी और कोई? इसका सही जवाब है डी, यानी कि पंजाब। ठीक, अब अगला सवाल है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। ये पहले भी हो चुका है। विकल्प है 3, 6, 5, 4, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये पहले भी बता चुके हैं, इसका बताइए फटाफट। एक स्टूडेंट बी बोले हैं, बाकी और कोई? दूसरा भी बी बोले, बी सही जवाब है, 6 थी। और इसी चुनाव में क्या हुआ था, इसके बाद मुस्लिम लीग का स्थिति ज्यादा अच्छा नहीं थी, तो उसके बाद क्या हुआ, अब मुस्लिम लीग को लगा कि अब हम लोग को पाकिस्तान वाला पर जोर देना चाहिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए डी, इसमें तो फटाफट देना चाहिए, काफी लेट से दे रहे आप लोग। महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन एक ही बात है, 1942 में। 43 का सवाल है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? ये भी बता चुके हैं। लॉर्ड रीडिंग, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दो स्टूडेंट जवाब दिए हैं डी डी।
एक और डी दिए, डी इसका सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915, 1917, 1918, 1920, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट दिए है बी 1917, दूसरा भी बी दे दिए, मतलब वो आते ही चंपारण सीधा चले गए। 1915 में वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा, भागलपुर, रांची, पटना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? दो स्टूडेंट जवाब दिए ए सही जवाब है। ठीक, इसी के बाद क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे और विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद अगला सवाल है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? बी जवाब दिए एक स्टूडेंट, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा भी दिए, सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ये सब तो पहले भी बताए हुए हैं, कहीं रिवीजन हो रहा है, चलिए फटाफट होना चाहिए। अब 47 का सवाल है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किए थे? विनोबा भावे, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? सी जवाब दिए है, सही है, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कब किए थे? 1904 के आसपास है, 1904 के आसपास किए थे फिनिक्स फॉर्म, जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं, यहाँ जिनको आश्रम का ये कहा दिया गया, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, इसको भारत में जो स्थापना की थी उसको क्या कहा गया था, गांधी जी ने जो किए थे? उसी के तर्ज पे यहाँ साबरमती आश्रम स्थापित किए थे, फिनिक्स फॉर्म के ही तर्ज पे। ठीक है, 47 हो चुका। अब है 48, चलते हैं 48 में है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका ई नंबर होगा, क्योंकि दिल्ली अधिवेशन है तो उस समय जो है जेबी कृपलानी थे। हाँ, जेबी कृपलानी इसके बाद इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद फिर कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। यानी अगर सिर्फ 1947 के राष्ट्रीय कांग्रेस कौन बने थे, तब राजेंद्र प्रसाद होता। लेकिन चूंकि यहाँ दिल्ली अधिवेशन है तो दिल्ली अधिवेशन में जेबी कृपलानी थे, ये फिर इस्तीफा दिए इसके बाद, और इसका इस्तीफा देने के बाद फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और उसके बाद फिर पट्टाभी सीतारमैया बने थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई नंबर। विकल्प आंसर की में इसको डी दे दिया गया है, लेकिन सॉरी बी दे दिया गया है, लेकिन बी नहीं होगा, ई होगा। जो लोग अगर कोई टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वेबसाइट से तो इसको ध्यान में रखिएगा। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? विकल्प है विनोबा भावे, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट दिए है डी, दूसरा भी डी, तीसरा भी डी। डी सही है, महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक, और हरिजन शब्द का बता ही चुके हैं उनका कल वाले क्लास में क्या उद्देश्य था करने सब इस शब्द का प्रयोग का।
अगला सवाल है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की? इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? ए नंबर एक स्टूडेंट जवाब दिए हैं, दूसरा भी ए, इलाहाबाद बिल्कुल सही है। और एग्जाम में इलाहाबाद की जगह यदि प्रयागराज भी रहे तो उसी को क्लिक करना है, उसी को रखना है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। ध्यान रखिएगा जब नाम बदला है विकल्प में भी बदल सकता है, जैसे अब फैजाबाद की जगह अयोध्या आ सकता है, फैजाबाद की जगह अयोध्या आ सकता है। अब उसको अयोध्या पर ध्यान रखिएगा कि फैजाबाद का नाम अब अयोध्या है। उसी प्रकार इलाहाबाद का नाम चूंकि प्रयागराज है, हो सकता है विकल्प में इलाहाबाद की जगह प्रयागराज दे दे। ठीक है, तो सेट 2 तीसरा सेट कंप्लीट हो चुका है, इसमें कम ही सवाल है, 110 ही सवाल थे। अब हम लोग का शाम से रात 10 बजे वाले क्लास से सेट 4 शुरू करेंगे, वो भी इतिहास पे है। और ध्यान रखिएगा कि जो भी क्लास हो रही है उसका रिवीजन करते रहना, और अगस्त के पहला वीक से आप लोगों को करंट अफेयर्स मिलना शुरू हो जाएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक से, जनवरी से करंट अफेयर बनता जा रहा है और वो मिलता चले जाएगा जनवरी से ही। और उसका क्लास भी जो है सैटरडे संडे चलेगी।